हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी लोग। चलिए, राजनीतिक शास्त्र के पहले चैप्टर के ऊपर बहुत डिमांड हो रही थी कि वीडियो बनाइए सर, संविधान की प्रगति। ठीक है, इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो बनाइए। मैं चलिए आज के इस वीडियो में लेकर आ गया हूँ आपके लिए। पहले चैप्टर के ऊपर वीडियो काफ़ी अच्छे से समझाऊंगा आपको एकदम। और एक चीज़ बताना चाहता हूँ पहले, देखिए ये जो बुक दिख रही है, बुक में से बस आपको मैं समझा रहा हूँ आपको इसके ऊपर क्या है। मैंने देखिए जैसे थंबनेल में आपने देखा होगा, नोट्स के साथ नोट्स भी दूंगा आपको इस वीडियो में मैं। इसलिए एक बात आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, वीडियो की क्लिप को काटना मत कभी भी। वीडियो के बीच में ही मैं नोट्स दूंगा आपको। अगर आप काट देंगे, आपको नोट्स नहीं मिलेगा, तो आप बाद में मत बोलना कि सर आपने लिखा था, आपने नोट्स तो दिया नहीं। ठीक है, वीडियो को काट कर मत जाना। देखिए सबसे पहला, अभी देखिए फालतू की बातें नहीं करेंगे, जल्दी जल्दी मैं आपको बता दे रहा हूँ। बस इतना कहूँगा, वीडियो को काटना मत, वीडियो को पूरा लास्ट तक देखो। आपको पूरा एक एक पॉइंट अगर नहीं समझ में आया तो बताना मुझे, ठीक है। भारत का संविधान सबसे पहला इसमें है। ये देखिए, ये जो इंट्रोडक्शन यहाँ पे दिया हुआ है इतना सारा, इसमें भारत के संविधान के बारे में बताया गया है। मैंने आपको ये देखिए स्क्रीन पर आपको इसका नोट्स दिख रहा होगा पूरा, ठीक है। इतना ही पॉइंट आपको बस इसमें लिखना है, फुल मार्क्स मिलेंगे आपको, ठीक है। फुल मार्क्स, थोड़ा भी कम नहीं मिलेगा, पूरा एकदम अच्छा नोट्स एकदम। भारतीय संविधान का देखिए पहला पॉइंट क्या है। भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान क्या हुआ, अमल में आया था। सेकंड पॉइंट आपको क्या लिखना है, ये समझाने वाली चीज़ नहीं है, इसलिए मैं आपको ऐसे बता रहा हूँ, ठीक है। भारतीय संविधान द्वारा भारत को गणतांत्रिक लोकतांत्रिक देश बनाने का उद्देश्य निश्चित किया गया, ठीक है। और उसके बाद तीसरा पॉइंट क्या लिखेंगे आप, नागरिकों को न्याय और स्वतंत्रता दिलाने में के विषय में संविधान में महत्वपूर्ण प्रावधान किए गए, यानी कानून बनाए गए। चौथा क्या है, संविधान सामाजिक न्याय और समता पर आधारित प्रगतिशील समाज निर्मित करने का महत्वपूर्ण साधन है। यानी संविधान द्वारा जो कानून है हमारा, उसके द्वारा क्या किया जाएगा, वे समाज को एक सामाजिक न्याय और समता पर आधारित प्रगतिशील समाज बनाने का महत्वपूर्ण साधन है। क्या है? हमारा संविधान है, ठीक है। चलिए, अब सेकंड पॉइंट हमारा क्या मिलता है, ये देखिए जितना पॉइंट बता रहा हूँ वही है चैप्टर में, और कुछ है ही नहीं, ठीक है। चलिए, लोकतंत्र में अब देखिए राजनीतिक परिपक्वता क्या होती है। राजनीतिक परिपक्वता यानी क्या, देखिए अभी बुक्स आपको बता रहा हूँ, इसके ऊपर अभी नोट्स देने वाला कुछ देर में, जैसे ही आपको ये समझा दूंगा, ठीक है। वीडियो को काट के मत जाना, नहीं तो समझ नहीं आएगा, आपको नोट्स भी नहीं मिल पाएगा। चलिए, कुछ लोग होते हैं बीच में काट के चले जाते हैं, ठीक है। काटिए मत आप, पूरा वीडियो देखिए, आपको अच्छा समझ में आएगा एकदम। राजनीतिक परिपक्वता क्या होती है, लोकतंत्र में मात्र लोकतांत्रिक शासन की जो प्रणाली होती है वही महत्वपूर्ण नहीं होती, ठीक है। अब देखिए राजनीतिक परिपक्वता यानी क्या, देखिए राजनीति में जो विभिन्न प्रकार के भ्रष्टाचार फैले हैं और करप्शन हो रहे हैं, ठीक है। राजनीतिक परिपक्वता यानी क्या, राजनीतिक जो, देखिए अभी सारी पावर किसके पास होती है, तीन चुनाव, दो उसमें क्या किए जाते हैं, पूरे किए जाते हैं। पहला क्या है, लोकसभा, विधानसभा, स्थानीय शासन संस्थाओं का जो चुनाव होता है, उसे 3 भागों में बांटा गया। इसे ही क्या कहते हैं, देखिए आपको ऐसे नहीं समझ में आएगा, कैसे समझाऊं। देखिए राजनीतिक परिपक्वता यानी क्या, राजनीति में जो भ्रष्टाचार है ये सब खत्म हो, मतलब एकदम साफ हो। लोकतंत्र में जनता के सामने राजनीति में क्या हो रहा है एकदम लोगों को भी पता चले, ठीक है। पहला पॉइंट ये देखिए, नोट्स आपको दे रहा हूँ डायरेक्टली मैं। पहला देखिए, पहला पॉइंट क्या है, लोकतंत्र के प्रत्यक्ष रूप से अमल में लाने पर ही वह सामाजिक जीवन का एक अभिन्न अंग बनता है। लोकतंत्र में प्रत्यक्ष रूप से अमल में लाने पर ही वह सामाजिक जीवन का एक अभिन्न अंग बनता है। सेकंड पॉइंट क्या है, भारत में जनता को लोकसभा, विधानसभा, स्थानीय स्वायत्त शासन संस्थाओं में चुनाव द्वारा सीधे प्रतिनिधित्व दिया जाता है। तीसरा पॉइंट क्या लिखना है आपको, प्रचंड जनसंख्या और बड़े भूमि स्तर को देखते हुए भारत में चुनाव कराना क्या है, बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि भारत क्या है, हमारा दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, डेमोक्रेसी है, ठीक है। चौथा पॉइंट क्या है, भारत में एक निश्चित कालावधि में न्यायपूर्ण एवं मुक्त वातावरण में चुनाव कराए जाते हैं। भारत में देखिए क्या है, एक ऐसा देश है जहाँ इतनी जनसंख्या, इतना बड़ा डेमोक्रेसी होने के बावजूद भी क्या होता है, एक न्यायपूर्ण यानी एक अच्छे वातावरण में क्या किया जाता है, अब चुनाव संपन्न कराए जाते हैं पहले के मुकाबले, ठीक है। पांचवा पॉइंट आपको क्या लिखना है, सार्वजनिक नीतियों एवं समस्याओं को भूमिका को आधार मानकर नागरिक मतदान करते हैं। इसके कारण भारतीय नागरिकों की राजनीतिक समझ परिपक्व हुई है, ठीक है। सार्वजनिक यानी क्या, अब देखिए समाज में जो विभिन्न प्रकार की समस्याएं हैं, पानी नहीं आ रहा है, कहीं रोड ख़राब है, इस सबको आधार मानकर राजनीतिक क्या करते हैं, यानी ये सब सही होगा, इसको आधार मानकर क्या किया जाता है, नागरिक जो हैं वह मतदान करते हैं। इसके कारण क्या हुई है, भारत नागरिकों की जो राजनीतिक समझ है वह क्या हुई है, परिपक्व हुई है, मजबूत हुई है, ठीक है। इतना पॉइंट आप लिख देंगे, राजनीतिक परिपक्वता पूरा हो जाएगा। देखिए अभी फिर से बता रहा हूँ, राजनीतिक परिपक्वता यानी क्या, राजनीतिक प्रति लोगों के मन में विश्वास को उत्पन्न करना, उसे ही क्या कहते हैं, राजनीतिक परिपक्वता कहते हैं, ठीक है।
आपको चलिए ये समझ में आ गया होगा। चलिए राजनीतिक परिपक्वता हो गया। चलिए अब पढ़ते हैं मतदान क्या होता है। ये देखिए बुक्स से आपको दिखा रहा हूँ, इसके ऊपर अभी थोड़ी देर में ये जैसे ही आपको बता दूंगा, नोट्स आपको दूंगा, ठीक है। इसको पहले आपको पढ़ के बताता हूँ। भारतीय संविधान में क्या हुआ, पहले क्या था, भारत का जो संविधान था उसमें पहले क्या था, भारतीय संविधान में वयस्क मताधिकार का प्रावधान क्या था, किया गया था, ठीक है। वयस्क मताधिकार का वयस्क मताधिकार का प्रावधान यानी क्या, जो बड़े लोग हैं वही मतदान कर सकते हैं। 18 साल का जो था पहले, अभी देखिए 18 साल के लोग कर सकते हैं, पहले क्या था ऐसा नहीं था। पहला जो और बड़े लोग होते थे वह मतदान कर सकते थे। 18 साल के जो लोग थे उनको मतदान करने का अधिकार प्राप्त नहीं था, ठीक है। मताधिकार, अब देखिए उसके बाद क्या हुआ, उसके अनुसार मताधिकार का दायरा मूलतः व्यापक था, ठीक है, कम था। मताधिकार के संकुचित करने वाले जो प्रावधान स्वतंत्रता पूर्व काल में प्रचलित थे वे सभी पूर्णतः नष्ट किए गए, ठीक है। अब देखिए वयस्क मताधिकार का प्रावधान संविधान के बाद, उस स्वतंत्रता के बाद, उसके बाद क्या हुआ, उसको नष्ट किया गया। स्वतंत्रता पूर्ण काल में जो भी प्रावधान किए गए थे वोट देने के लिए, वो सब नष्ट किए गए, ख़त्म कर दिए गए। और उसके बाद क्या होगा, स्वतंत्र भारत में देश के प्रत्येक भारतीय स्त्री पुरुष के लिए क्या किया गया, 21 वर्ष की शर्त जो थी वह निर्धारित की गई, ठीक है। अब क्या हुआ, जो 18 वयस्क मताधिकार था और बड़े लोग देते थे उनको नष्ट किया गया, उनका अधिकार को, ठीक है। अब क्या था, उनके अधिकार को नहीं, जो मतलब और कम कर दिया गया, आयु 21 वर्ष कर दी गई, ठीक है। 21 वर्ष निर्धारित करी गई। अब उसके बाद क्या हुआ, संविधान द्वारा मतदान का अधिकार प्रदान किया गया। इस अधिकार को और व्यापक बनाने के लिए क्या किया गया, मतदाता जो थे उनकी आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष कम कर दी गई, ठीक है, 18 वर्ष तक कर दी गई। अब देखिए 18 वर्ष के जैसे आप हो जाते हैं तो आप भी क्या कर सकते हैं, जाके वोट कर सकते हैं, और ज़रूर करिएगा, ठीक है। फलस्वरूप स्वतंत्र भारत की युवा पीढ़ी को राजनीतिक क्षितिज प्राप्त हुआ, ठीक है। राजनीतिक का जो अधिकार था वह भारत की युवा पीढ़ी को प्राप्त हुआ। लोकतंत्र की व्याप्ति बढ़ाने वाले इस परिवर्तन के कारण भारतीय लोकतंत्र को संसार का सबसे बड़ा लोकतंत्र माना जाता है, ठीक है। विश्व में सबसे ज़्यादा वोट भारत में पड़ते हैं, ठीक है, और एकदम अच्छे और निष्पक्ष चुनाव में, निष्पक्ष वातावरण में। अब उसके बाद देखिए क्या हुआ, विश्व में सबसे अधिक मतदाताओं की संख्या केवल भारत में पाई जाती है। यह परिवर्तन केवल संख्यात्मक नहीं बल्कि गुणात्मक में है। कई राजनीतिक दल इन्हीं युवा मतदाताओं के समर्थन से सत्ता की प्रतियोगिता में उतर आए हैं। इस कारण भारत में, अब देखिए आज भारत में कितनी पार्टियां हैं, कोई भी पार्टी बना रहा है, राजनीतिक दल बना रहा है अपना, और भारत की जो सत्ता है उसमें उतर रहा है, ठीक है। यही कहने का मतलब है, इस कारण भारत में राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता का स्वरूप भी बदल गया है। लोगों की इच्छाओं आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व देने के उद्देश्य से आज कई राजनीतिक दल इस प्रतिद्वंद्विता में दिखाई देते हैं, ठीक है। यानी कहने का मतलब क्या है, सब मिलाकर देखिए, नोट्स आपको दे दे रहा हूँ, ये देखिए मतदान, ठीक है, नोट्स, मतदान का नोट्स है ये पूरा, 4-5 पॉइंट है पूरा। आप इतना लिख देंगे यानी आपको सब हो गया, आपको फुल एकदम मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। पहला पॉइंट क्या है, भारतीय संविधान में पहले क्या था, वयस्क मताधिकार की पद्धति को स्वीकार किया गया था। उसके बाद क्या हुआ, आरंभ में सभी स्त्री पुरुषों के मतदान करने की उम्र पात्रता की शर्त 21 वर्ष की गई थी। अब यह शर्त हटाकर 18 वर्ष कर दी गई। उसके बाद क्या हुआ, शर्त के अनुसार अब देखिए शर्त को जब उम्र कम कर दिया गया, 21 से वयस्क था, वयस्क से 21 किया गया, फिर 21 से 18 वर्ष हो गया। और उसके कारण क्या हुआ, मतदान का अधिकार व्यापक हो गया, लोगों की संख्या बढ़ने लगी। इसके कारण बड़ी संख्या में युवा वर्ग को यह अधिकार मिला, ठीक है, युवा वर्ग जो कम वर्ग के आयु के लोग हैं, ठीक है। और उसके बाद 5वां पॉइंट क्या लिखना है आपको, लोकतंत्र की व्याप्ति को बढ़ाने वाले इस अधिकार के कारण भारतीय लोकतंत्र विश्व का सबसे क्या बना, बड़ा लोकतंत्र बन गया, ठीक है। 18 वर्ष कर दी गई आयु, इसलिए क्या हुआ, लोकतंत्र भारत का जो था वो दुनिया का सबसे बड़ा क्या हुआ, लोकतंत्र बन गया, ठीक है। चलिए ये पॉइंट हो गया। आप चलिए पढ़ते हैं लोकतंत्र का विकेंद्रीकरण। देखिए मैं आपको नोट्स दे रहा हूँ, बरोबर वीडियो को क्लिप को मत काटना, मैं अभी फिर समझा रहा हूँ आपको, फिर सबका नोट्स मिलने वाला है, ठीक है। जितना हो सकेगा चैप्टर उतना कवर करेंगे, जो बाकी रह जाएगा उसको नेक्स्ट पार्ट में कंटिन्यू करेंगे। अगर आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक विक करोगे तो, ठीक है। देखिए बहुत मेहनत लगती है मुझे वीडियो बनाने में एक, ठीक है। चलिए छोड़िए वो सब बातें, और मैं आपके लिए वीडियो तो बना ही दूंगा। थर्ड पॉइंट देखते हैं। थर्ड क्या है, लोकतंत्र का विकेंद्रीकरण। लोकतंत्र का विकेंद्रीकरण यानी क्या, विकेंद्रीकरण यानी उसे बांट देना कुछ अन्य देखिए अभी देखिए एक काम है, देखिए अभी मैं आपको कैसे बताऊं, एक काम है उसको 3 लोगों में बांटा गया है, तो क्या होता है, वो
काम अच्छे से और सुसंगठित ढंग से क्या होता है, वह कार्य हो जाता है। ठीक है, यानी क्या कहने का मतलब है, जो लोकतंत्र का विकेंद्रीकरण यानी लोकतंत्र को जो पार्ट है उसको देखिए। अभी हमारा जो भारत का सत्ता है उसको कितने भागों में बांटा गया है, केंद्र सरकार में बांटा गया है। एक केंद्र सरकार होती है और क्या होता है, एक राज्य सरकार होता है। ठीक है, केंद्र सरकार और राज्य सरकार, और क्या होता है, एक स्थानीय शासन संस्था होती है, उसमें विभाजित किया गया है। इस विभाजन को ही क्या कहते हैं, लोकतंत्र विकेंद्रीकरण कहते हैं। ठीक है, लोकतंत्र का सत्ता का विकेंद्रीकरण। लोकतंत्र का जो विकेंद्रीकरण होता है, विकेंद्रीकरण करने से क्या होता है, दुरुपयोग जो होता है राजनीति में, सत्ता में, वह क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ठीक है, प्रतिबंध लग जाता है उसमें। इसी प्रकार सामान्य जनता में सत्ता में सहभागी होने के जो अधिकार होते हैं उनके, वह भी उनको मिलने लगते हैं। ठीक है, और तीसरा पॉइंट आपको क्या लिख सकते हैं, स्थानीय स्तर की संस्था जो है उसमें पर्याप्त अधिकार देने के लिए संविधान के मार्गदर्शक तत्वों में प्रावधान किया गया है। ठीक है, और चौथा पॉइंट 73 और 74 वह जो संविधान है, संशोधन संविधान का है, उसमें स्थानीय शासन संस्थाओं को संविधान की मान्यता मिली और उनके अधिकार में वृद्धि हुई। देखिए ये 4 पॉइंट है, मैं आपको ये देखिए, आप दिख रहे होंगे, ये नोट्स हैं आपके, ये लिख लो आप। विकेंद्रीकरण यानी क्या, बस उसको अलग अलग पार्टों में बांट देना ताकि जो सत्ता में दुरुपयोग है वह कम हो जाए। इसे क्या कहते हैं, लोकतंत्र का विकेंद्रीकरण कहते हैं। ठीक है, लोकतंत्र का विकेंद्रीकरण यही होता है। भारत में जो देखिए सत्ता है वह कितने उसमें चलती है, राज्य सरकार, स्थानीय शासन संस्था और जो राज्य सरकार है उसमें चलती है। ठीक है, इसे क्या कहते हैं, लोकतंत्र विकेंद्रीकरण कहते हैं। विकेंद्रीकरण यानी क्या होता है, उसे अलग अलग भागों में बांटना ताकि जो सत्ता है, सत्ता में दुरुपयोग जो चल रहा है, करप्शन चल रहा है, वह कम हो जाए। ठीक है, इसी कारण क्या किया जाता है, लोकतंत्र का विकेंद्रीकरण किया जाता है। सेपरेट नोट्स है ये, आप लिख लो इसको पूरे। लोकतंत्र विकेंद्रीकरण का अगर पूछा गया आपको, ये 4 पॉइंट लिख दोगे, पूरे फुल मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, चलिए, लोकतंत्र का विकेंद्रीकरण भी हो गया। अब क्या हम पढ़ेंगे, सूचना का अधिकार। ठीक है, सूचना का अधिकार RTI 2005। ठीक है, सूचना का अधिकार क्या होता है, लोकतंत्र में नागरिकों का सक्षमीकरण कई रूपों में होना चाहिए। नागरिकों को सहभागी होने का अवसर प्रदान करने के साथ साथ उनके साथ सरकार का जो वार्तालाप है, जो ठीक है, संवाद बढ़ाना चाहिए। सरकार और जो भारत की जो जनता है उनके प्रति संवाद बढ़े। नागरिकों और सरकार और नागरिकों के बीच जितनी दूरी कम रहेगी, संवाद उतना अधिक होगा। ठीक है, उतनी मात्रा में लोकतांत्रिक प्रक्रिया सुदृढ़, अच्छी और प्रबल होगी। ठीक है, सरकार द्वारा पारस्परिक विश्वास बढ़ाने हेतु कौन से कदम उठाए जाते हैं, इसकी जानकारी नागरिकों को मिलनी चाहिए। ठीक है, सरकार द्वारा कौन से पारस्परिक, सरकार द्वारा जो जनता के प्रति विश्वास है उसे बढ़ाने के लिए कौन से कदम उठाए जा रहे हैं, यह बात क्या पढ़नी चाहिए, नागरिकों को पता होनी चाहिए। सुशासन की 2 विशेषताएं होती है, कौन सी, पारदर्शिता और उत्तरदायित्व। तो पारदर्शिता यानी कि एकदम खुले वातावरण में जो भी राजनीति हो रही है जनता को सब पता चले। ठीक है, और उत्तरदायित्व यानी क्या, जनता के प्रति उनका क्या दायित्व है, क्या उनका कर्तव्य है। ठीक है, को प्रत्यक्ष रूप से उतारने के लिए भारतीय नागरिकों को सूचना का अधिकार प्रदान किया गया है। सूचना के अधिकार के कारण सरकारी कार्यवाही में रखी जाने वाली गोपनीयता क्या हुई है, कम हो गई है, तथा सरकारी कामकाज में स्पष्टता और पारदर्शिता आने में मदद मिल गई है। ठीक है, ये देखिए, आपको पहले इसको मैं आपको नोट्स दिखाता हूँ, नोट्स देख लीजिए। सूचना का अधिकार में क्या पहला पॉइंट लिख सकते हैं, सरकार के कार्यभार में पारदर्शिता और उत्तरदायित्व का बोध लाने के उद्देश्य से नागरिकों को किसका अधिकार दिया गया, सूचना का अधिकार दिया गया। सरकार के कार्यभार में, ठीक है, सरकार जो काम करती है उसमें मतलब एकदम खुला हो, लोगों के सामने हो, और सरकार का क्या दायित्व है लोगों के प्रति, यह लोगों को विश्वास दिलाने के लिए क्या किया गया, भारतीय नागरिकों को सूचना का अधिकार दिया गया। ठीक है, सेकंड पॉइंट क्या लिख सकते हैं हम, सरकार और जनता के बीच सुसंवाद स्थापित, और सुसंवाद यानी क्या, बातचीत। ठीक है, और स्थापित करने और पारस्परिक विश्वास यानी जनता और सरकार के प्रति क्या, विश्वास बढ़ाने के उद्देश्य से यह अधिकार दिया गया लोगों को, ये भी लिख सकते हैं। और तीसरा पॉइंट क्या है, सूचना के अधिकार के कारण सरकार के व्यवहार में खुले होने, कार्यभार की गोपनीयता कम होने में सहायता मिलती है। ठीक है, ये 3 पॉइंट ही आपको लिखना है, काफ़ी अच्छे से आपको बता दिया मैंने, अभी आगे कुछ है ही नहीं, जितना बता रहा हूँ उतना ही लिखिए, काफ़ी अच्छे से पूरा। अच्छा, आपको देखिए, आपको ऐसा नोट्स कोई बना के देगा नहीं इतने जल्दी। ठीक है, बहुत अच्छे से मैं आपको पूरा नोट्स बना के दिया हूँ, काफ़ी टाइम लगा है मुझे, तो आपसे बस एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना। ठीक है, ताकि अच्छे से ज़्यादा व्यूज़ आए और मैं इसका अगला पार्ट भी लेकर आऊँ। ठीक है, चलिए अब देखते हैं अधिकाराधिष्ठित दृष्टिकोण, राइट बेस्ड अप्रोच। ठीक है, अधिकाराधिष्ठित
दृष्टिकोण क्या होता है। देखिए, स्वतंत्रता के पश्चात जब भारत को आज़ादी मिली उसके कुछ दशक तक, कुछ वर्ष तक क्या किया गया, भारत में लोकतंत्रीकरण हो रहा था। इसके लिए कई सुधार किए गए, लोकतंत्रीकरण के लिए कई सुधार किए, यानी लोकतंत्रीकरण के लिए यानी क्या, नागरिकों के लिए, ठीक है। परंतु उसमें नागरिकों को क्या, किसके रूप में देखा गया, लाभार्थी के रूप में। यानी भारत में कुछ सुझाव हमारे प्रति, यानी देख लीजिए सरकार का कर्तव्य बनता है हमारे प्रति सुरक्षा की जाए, हमारा सुरक्षा करना और हमारा लिए विभिन्न प्रकार के कानून लाना सरकार का अधिकार बनता है। लेकिन जब भारत स्वतंत्र हुआ था तो उसके कई दशक तक, कुछ दशक तक क्या हुआ, जो सुधार किए जा रहे थे उसमें नागरिक जो थे, यानी नागरिक हम भारत के लोग, ठीक है, उनको क्या किया गया, लाभार्थी की दृष्टि से देखा गया। यानी हम लोग बोलते हैं ना लाभार्थी, यानी क्या, जिसे हमेशा लाभ चाहिए दूसरे से, ठीक है, उसकी दृष्टि से देखा गया। परंतु पिछले कुछ दशक में जो चुनाव हो, जो हमारे लिए काम हो रहे हैं, उसमें नागरिकों के वे अधिकार हैं, इसके भूमिका से देखे जा रहे हैं, ठीक है। इसका ये देखिए नोट्स आपको दे दे रहा हूँ, देख लिया। पहला पॉइंट, पूरा 5 पॉइंट है, भारत को लोकतांत्रिक देश बनाने के लिए स्वतंत्रोत्तर काल में अनेक सुधार किए गए। सेकंड पॉइंट क्या है, सन 2000 तक इन सुधारों को लाते समय जनता की ओर स्वार्थ की दृष्टि से देखा गया, ठीक है। 1947 से लेकर 2000 तक, इतने दशक तक क्या किया गया, जनता को लाभार्थी की दृष्टि से देखा गया, स्वार्थ की दृष्टि से देखा, यानी वो स्वार्थी हैं, उनको ये सब चाहिए, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, तीसरा पॉइंट क्या है, इसके बाद एक नए दृष्टिकोण का स्वीकार किया गया। इसके अनुसार सुधार को नागरिकों का क्या किया गया, अधिकार माना गया। और इसमें कौन कौन से सुधार शामिल है, शिक्षा, सूचना, खाद्यान्न, ये सब अधिकार क्या हैं, जनता के उसमें शामिल हैं। और पाँचवा पॉइंट क्या है, अधिकार आधारित दृष्टिकोण के कारण भारतीय स्वतंत्र मजबूत लोकतंत्र क्या हुआ, मजबूत हुआ, ठीक है। आपको ये समझ में आ गया होगा अधिकाराधिक दृष्टिकोण क्या होता है। मैं आपको एकदम शॉर्ट में पहले बता देता हूँ, नोट्स भी आपको देखिए दे दिया है मैंने प्रॉपर एकदम, इतना पॉइंट लिखेंगे आपको मार्क्स कहीं नहीं गए हैं, ठीक है। चलिए, क्या होता है अधिकाराधिक दृष्टिकोण, राइट बेस्ड अप्रोच क्या होता है। पहले जब स्वतंत्र भारत हुआ, फिर क्या किया गया, जो सुधार किए जा रहे थे उसमें नागरिकों को लाभार्थी के रूप में देखा जा रहा था। कब तक, सन 2000 तक। उसके बाद जो सुधार हुआ उसमें नागरिकों को क्या किसके उसमें क्या किया गया, नागरिकों के वे अधिकार हैं यह मानकर सुधार किया गया, ठीक है। उसमें कौन कौन से अधिकार शामिल हैं, सूचना, शिक्षा, खाद्यान्न, ये सब क्या है, नागरिकों के अधिकार, मौलिक अधिकार जिसको बोल सकते हैं आप, ये सब शामिल हैं, ठीक है। चलिए, वीडियो काफ़ी बड़ा बन चुका है। अब जो आगे का है, सामाजिक न्याय और समता और न्यायालय का सामाजिक न्याय और समता के प्रति क्या दायित्व है, ये हम वीडियो के अगले पार्ट में पढ़ेंगे। आपसे बस एक रिक्वेस्ट है, मैंने काफ़ी मेहनत से और काफ़ी टाइम लगा मुझे वीडियो बनाने के लिए, एक लाइक ज़रूर बनता है, लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दिए, ठीक है। 200 व्यूज़ अगर इस वीडियो पर आ जाएंगे तो मैं इसका सेकंड पार्ट क्या है जल्दी से लेकर आऊँगा, ठीक है। नहीं तो लेके ही आऊँगा, अभी क्या बोलूँ, लेके तो आना पड़ेगा आपके लिए, ठीक है। चलिए, और इसका क्वेश्चन आंसर के ऊपर अगर आपको वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में लिख कर दे देना, करीब 10 लोग कमेंट कर दोगे, मैं वीडियो बना दूंगा, ठीक है। चलिए, मिलते हैं वीडियो के अगले पार्ट में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, अपने मित्रों के साथ शेयर कर देना, और हाँ, सब्सक्राइब यहाँ से कर देना, ठीक है। सब्सक्राइब बहुत मेन है, सब्सक्राइब करोगे तभी वीडियो का अगला पार्ट क्या होगा, आपके मोबाइल तक पहुँच जाएगा, तो बिना मेरे चैनल पर आए, ठीक है, आपके मोबाइल में नोटिफिकेशन आ जाएगी उसकी। तो आप सब्सक्राइब याद से कर देना, सब्सक्राइब आप करेंगे तो आपका ही फ़ायदा होगा, ठीक है। आपको जल्दी से नोट्स मिल जाएंगे। आगे का चैप्टर का भी मैं नोट्स बनाने वाला हूँ, और हिस्ट्री चैप्टर 6 तक मैंने 7 तक क्वेश्चन आंसर बना दिया है, और एक्सप्लेनेशन भी अपने चैनल पर डाला है। अगर आपको देखना है तो जाकर आप चैनल पर विजिट करके देख सकते हैं, या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं 2-3 चैप्टर के लिंक दे दूँगा, आप वहाँ से आइए देख लीजिए, ठीक है। और क्वेश्चन आंसर के ऊपर वीडियो चाहिए तो तुरंत जाइए, अभी जाकर कमेंट कीजिए एकदम, ठीक है। चलिए, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और कुछ नहीं समझा हो तो कमेंट बॉक्स में वो भी लिख देना, ठीक है।